नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर बनबसा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद एचएनपीसी में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बैठक के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य व प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण एवं मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी ली। तो वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश दिए। आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से ही इसकी भरपाई की जाएगी, प्रदर्शनकारियों से भरपाई की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून की राज्य को जरूरत थी, क्योंकि राज्य में काफी शांति थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून के आने से अब ऐसी घटनाओं में भी कमी आएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी न है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल अध्यक्षता में शनिवार शाम को सचिवालय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और रेखा आर्य शामिल रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक बैठक में 16वें वित्त आयोग और 4 धाम यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि साल 2001 से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बेसिक पे देने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार पहले से ही दैनिक वेतन भोगियों को बेसिक पे दे पा रही है। वेतन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2001 से मामला चल रहा है, जिसमें कर्मियों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी।
वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं, तो उसी पे है लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर कोई सब कमेटी का इसको गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा जो लीगल रेमेडी है, हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव और छात्रा संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगे, उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उनके घर में मुनादी करवाई गई और कल उनके घर की कुर्की भी हुई है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की इसमें ऐड की गई है दफा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहां से हटाया गया है। तो देखिए सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। अल्मोड़ा में अपने घर पहुंचे टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी से रेशा निकालकर इसकी कताई, बुनाई और मार्केट भेजने के लिए काम किया जाएगा। अजय टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में की जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने भी अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती कर इसे जगाया है। टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। रैमी पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है, और काफी टाइम से मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रैमी का रेशा है, ये रेशे को हम इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। क्योंकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई एल्टीट्यूड में ही ज्यादा अच्छा होता है, और जितना हाई एल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर हमारा निकला है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है। हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 10% शैक्टेज आरक्षण देने संबंधी एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आरक्षण किस आधार पर तय किया है, उसका डेटा पेश करें। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि इस आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग को भेजें, ताकि आगे की कार्रवाई न हो सके। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि उत्तराखंड को बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, जिसको पूरी तैयारी के साथ धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्य किया है। हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर संतों ने नई मुहिम छेड़ते हुए इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हुंकार भरी है। संतों की इस मुहिम में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी सहमति जताते हुए इसे आने वाले कल का भविष्य बताते हुए जरूरी बताया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठ योगी ने इसकी शुरुआत पहले नवरात्र से किए जाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज के समय में गंगा और हिमालय को लेकर चिंता जरूरी है।
जिसके लिए पहले नवरात्र में शुरुआत की जाएगी। संतों ने इसके लिए आर्यज्ञ कुंभ में भी अलख जगाने की बात कही है। वहीं गंगा के लिए चल रही नमामि गंगे योजना पर बोलते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की योजनाओं का जिम्मा केवल सरकारों का नहीं होता, इसके लिए आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह की योजना कारगर साबित होती है। नहीं, मैंने नहीं रूपरेखा बनाई है। हम तो 90-91 से, और उस समय तो मैंने एक अधिवेशन हुआ था तिरुपति में, उसमें भी ये बात रखी थी कि हमको इसके प्रति सजग होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक इसको जगाने का काम किया। चिंता ये है कि अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमालय पर एक आध दशक बाद एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी, तो क्या हम बच जाएंगे, हमारी संतति बच जाएगी? और ये स्थिति खुद हमने पैदा की है। तो हिमालय और गंगा भारत को, देखिए, विचार तो बहुत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो अब विचार आया है ये एक संकल्प का विचार है। गंगा और हिमालय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखने का विचार है। और हम ये जो यहाँ बैठ के चेतन ज्योति आश्रम में किशोर उपाध्याय जी, मैं, ऋषिश्वरानंद जी, बाकी हमारे बाकी लोग करके, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह किशोर जी ने कहा कि जब तक समाज नहीं चेतेगा। देखिए, हमारे पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रवक्ता बाबा हरदेव जी महाराज और गंगा पुत्र के रूप में जाने वाले उत्तराखंड के राजनीति के अच्छे विचारक माननीय हमारे श्री किशोर उपाध्याय जी, हिमालय और गंगा जी के संरक्षण और उसको बचाने के लिए उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलन किए। आज वैज्ञानिकों की इस दृष्टिकोण से कि आने वाले समय में मां भगवती गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, उस पर चिंतन करने के लिए संत समाज अखाड़ा परिषद से भी प्रयागराज का कुंभ मेला होने जा रहा है। उसमें विशाल संगोष्ठी रखी जाएगी, जिस पर इन पर सख्त निर्णय लेने के लिए रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी के जैन मंदिर के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान सिख युवक से हुई बदसलूकी से सिख समाज में उबाल है, जिसको लेकर काशीपुर में बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह चंडोक के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि जनपद उधम सिंह नगर के आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग के दौरान एक सिख युवक के साथ अभद्रता की गई और धार्मिक कार्यों की बेअदबी की गई, जिससे सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि उपरोक्त एसआई पहले भी अन्य स्थानों पर पोस्टिंग के दौरान विवादों में रहे हैं, जिससे समाज में अभी भी रोष और व्यापक आक्रोश है। आज सिखों में एक आक्रोश की भावना थी। परसों बीते दिनों आपने देखा होगा कि हमारे रुद्रपुर में एक सिख नौजवान जो किसी विषय को लेकर कहीं जा रहा होगा मोटरसाइकिल बाइक से, तो कुछ उनसे एक संदीप पिलखवाल जी हैं, वो चौकी इंचार्ज हैं वहां, तो उनके द्वारा उनके साथ कुछ इस प्रकार की अभद्रता की कि वो मैंने भी वीडियो देखा और वो वायरल, बहुत दूर तक वायरल हो गया। इंस्पेक्टर संदीप पिलखवाल जो है, इनका आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज है, इनके द्वारा कुछ अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रॉपर जांच भी की जा रही है और एसएसपी सर ने इसमें तुरंत उनको जो है लाइन हाजिर भी किया है। उसके अलावा सर के द्वारा जांच भी की जा रही है इसमें। अब कुछ सिख समाज के जो यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति थे काशीपुर के और आसपास के, वो लोग आए थे, अपनी एक ज्ञापन देने आए थे बेसिकली वो लोग जिससे इस प्रकरण से जिस बारे में
घटना को लेकर आज काशीपुर गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा सिख समाज द्वारा आज यहाँ पे ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। स्पष्ट है सिख संगत का यहाँ भी कहना कि जो अधिकारी है उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, तब तक नहीं तो जगह जगह आंदोलन या फिर जो ज्ञापन की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। इसीलिए प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से से है जहां सिख समाज में रोष देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सिख समाज के युवक के साथ पुलिस की ओर से बदसलूकी की गई, जिसके बाद सिख समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सिख समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें कठोर एक्शन लेने की मांग सिख समाज की ओर से की गई है। सिख समुदाय के लोगों की माने तो युवक कहीं जा रहा था, इस दौरान एसआई की ओर से उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसको लेकर के एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इतना ही नहीं, समुदाय के लोगों का कहना है कि एसआई के द्वारा पहले भी ऐसे कई कृत्य किए जा चुके हैं, वो पहले भी ऐसे ही विवादों में रहे हैं, जिसको लेकर अब समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें कठोर से कठोर एक्शन लेने की मांग की गई है। काशीपुर में सिख समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सिख युवक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर सिख समाज ने विरोध दर्ज किया है। सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेकर कठोर एक्शन लेने की बात की गई है। सिख युवक के साथ बदसलूकी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वें राज्य खेल के आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट सलामी ली। एक सप्ताह तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में 14 खेलों के 6000 खिलाड़ी और कोच हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी अधिक से अधिक खेलों में रुचि लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी हो और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेकों काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था वो भी। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से ज्यादा बड़ी होती हैं। देखिए, पहाड़ का मेरी विधानसभा आप समझ लिया 4500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है, जिसमें 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही।
ऋषिकेश के भरत विहार विस्थापित कॉलोनी और अन्य इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इन सभी अवैध निर्माण की लगातार शिकायत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास पहुंच रही है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने भरत विहार में नशे के मानकों को तार कर बनाई जा रही 3 बड़ी इमारत को सील कर दिया है। गनियाघोली क्षेत्र के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गनियाघोली में जल संस्थान की ओर से गगास पंपिंग योजना के जरिए पेयजल वितरण किया जाता है। पिछले कई महीनों से जल संस्थान की ओर से क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान संबंधित अधिकारियों को बताने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आज जो है हमारे गंजाधली क्षेत्र की जनता उप जिलाधिकारी महोदय के पास आई हुई है अपनी पानी की समस्या को लेके। पानी का गंजाधली क्षेत्र में जो है 10 दिन से वितरण पूर्ण रूप से ठप है। 10 दिन से ही नहीं बल्कि ये इस पूरे साल में इन्होंने हमें मुश्किल से गिने चुने बार पानी 10 बार पानी दे रखा है और बाकी लगातार जो है पानी के बिलों में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। आज एक बार पुनः हमने ये महीने के अंदर में दूसरी बार उप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके संबंधित विभाग को दिशा निर्देशित करने का जो है के लिए ज्ञापन सौंपा है और क्षेत्रीय जनता ये चाहती है कि हम जो है पानी की जो है ये जो समस्या है इसका समाधान। क्षेत्र में लगातार पिछले 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पिछले महीने भी पानी नहीं आया था, जिसके लिए हम स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर आए थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ, और वर्तमान में भी पानी नहीं आ रहा है। और जल संस्थान जल निगम का निकम्मेपन की वजह से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ पा रहा। हम आज एसडीएम साहब से मिलते, उन्होंने आश्वस्त किया है कि तुरंत पानी आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग तुरंत यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के कालागढ़ स्थित पावर हाउस में काम करने वाले मजदूरों के हक पर ही अधिकारियों और विभागीय ठेकेदारों ने डाका डालते हुए उनके ईपीएफ की करोड़ों की धनराशि हड़प कर ली। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। उस आरटीआई में पता चला कि लगभग 25 लोगों के नाम है, जबकि ईपीएफ जो है 6 और 7 लोगों का उसमें जमा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफ जो इनके द्वारा परमिशन ली गई है डिपार्टमेंट से, उसमें उन कर्मचारियों का नाम ही नहीं है जो ईपीएफ में है, वो आपस में ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईपीएफ का बहुत बड़ा घोटाला है, जबकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर व्यक्ति को घर हो, उसकी मजदूरी बढ़े, उसको मिले। विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी जिले चिकित्सालय प्रबंधन को घायल प्रधान धीरेन्द्र सिंह पवार के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को गांव के ही एक युवक ने हथौड़े से प्रधान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद प्रधान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विधायक उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एक कार्यकर्ता और वो ग्राम प्रधान भी है और वो बूथ का अध्यक्ष भी है। तो उसके साथ उसी के गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा उसको चोटिल किया गया, उसके सर पर और पैर पे हथौड़े से चोट मारी गई, जिसकी वजह से उसको पैर का भी फ्रैक्चर हो गया, सर में भी चोट आई है और उसका इलाज जो है जिला अस्पताल पौड़ी। आए थे यहाँ पे, बोला कि जो आरोपी है उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको सजा मिलेगी। आरोपी तो ऐसे है कि वो गाँव गिरदी है लगभग फिलहाल तो शायद सुनने में ऐसा है, बाकी तो बहुत लिस्टिंग जाएगी तो ऐसा जाएगा। पटवारी क्षेत्र से आज दिन तक कह रहे कि दिन तक जाओ इस क्षेत्र में आ जाएगा। डर का माहौल बना हुआ है, सभी लोगों को डर का एक हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा। सीजन कम होगी तो पलट होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।